नाजरीन, आप जानते हैं हाल ही में इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से चांद पर लैंड कर चुका है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस मिशन से इंडिया जिस तरह जमीन पर कानकनी की जाती है, मादनियात निकाली जाती हैं, इसी तरह चांद पर भी कानकनी की जाएगी और मादनियात निकाली जाएंगी। इसके साथ साथ इंडिया चांद पर कॉलोनी बनाएगा और दुनिया के साथ साथ चांद पर भी हुकूमत करेगा। चंद्रयान 3 ने चांद के जनूबी कुतब पर लैंडिंग की है। ये चांद का सबसे मुश्किल तरीन हिस्सा समझा जाता है और इस हिस्से पर लैंड करने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। यहाँ पर रूस, अमेरिका और चाइना जैसे मुल्क के मिशन भी लैंड नहीं कर सके। चांद के जनूबी कुतब में लैंडिंग इसलिए मुश्किल तरीन काम है क्योंकि यहाँ की सतह गैर हमवार है। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से यहाँ हर वक्त अंधेरा रहता है। ये चांद का सबसे अहम हिस्सा है। यहीं पर पानी की मौजूदगी के असरात पाए गए थे। चंद्रयान पर मजीद बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा खलाई इदारा स्पार्को इंडिया के खलाई इदारे इसरो से 8 साल पहले 1961 में लॉन्च हुआ और ठीक 1 साल बाद 1962 में अपना पहला रॉकेट रहबर 1 के नाम से खला में भेजा और वो मिशन कामयाबी से खला में गया। उस वक्त तक इंडिया और चाइना के वहमो गुमान में भी कोई भी स्पेस का प्रोग्राम मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी खलाई इदारे स्पार्को के जो पहले हेड थे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, जिनको नोबेल प्राइज का इनाम भी मिला। ये अयूब खान के साइंसी मशीर थे। ये सदर अयूब के साथ अमेरिका के दौरे पर गए। वहाँ पर 2 पाकिस्तानी साइंसदान मौजूद थे। इन्हें हुक्म दिया कि वो नासा के साथ जुड़ जाएं और खलाई तहकीक की टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर लें। यहीं से पाकिस्तानी खलाई का सफ़र का दौर शुरू हुआ। आपको ये जानकर शायद हैरानगी होगी कि पाकिस्तान ने 70 की दहाई में तकरीबन 200 रॉकेट खला में भेजे। पाकिस्तान के इस वक्त खला में अपने 7 सैटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें एक किसी वजह से ऑपरेशनल नहीं है। बाकी 6 इस वक्त खला में काम कर रहे हैं। ये हरगिज़ मत समझिएगा कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम कोई मामूली प्रोग्राम था। फिर क्या हुआ, फिर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से शिफ्ट होकर डिफेंस स्ट्रेटेजी की तरफ चले गए और यूं ये प्रोग्राम डिफेंस स्ट्रेटेजी और सियासत की भीड़ चढ़ता गया और आज तबाहहाली का शिकार है। अगर स्पेस आपके कंट्रोल में होती है, आप पूरी दुनिया की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपकी दफाई सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी इन्वेस्टमेंट ज़मीनी जंग की तरफ चली गई, हमारा फोकस डिफेंस स्ट्रेटेजी की तरफ चला गया। इस प्रोग्राम के सरबराह तब्दील होते गए और आज अगर देखें तो पिछले काफ़ी अरसे से स्पार्को के सरबराह कोई भी साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि जो अस्करी इदारों के आला ओहदों पर फाइज रहे हैं उन्हीं में से बनते आ रहे हैं। दूसरी जानब हमारे पड़ोसी इंडिया की बात करें तो इंडिया ने हमसे 8 साल बाद स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया, जो इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के सरबराही में लॉन्च हुआ, जिसे इसरो का नाम दिया गया। भारत ने अपना पहला मिशन 2008 में चंद्रयान 1 के नाम से भेजा था। विक्रम साराभाई की क़यादत में भारत ने अपना पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया। इस रॉकेट के पार्ट्स इंडियन साइंसदानों ने साइकिलों और बैलगाड़ियों में रख कर पहुँचाए और मुख्तलिफ हिस्सों को साइड पर ले जाकर जोड़कर रॉकेट को तैयार किया और फिर इसको लॉन्च किया। अब इंडिया चांद पर पहुंच गया है तो कहा जा रहा है कि इंडिया साइकिल के जरिए चांद पर पहुंचा है। 2019 में भारत ने अपना दूसरा मिशन चांद पर भेजा। इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया गया। ये चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान इसका लैंडर गिरकर तबाह हो गया। चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर लैंडर का जमीन से राब्ता मुनक़ता हो गया और ये चांद की सतह पर क्रैश हो गया। भारतीय साइंसदानों ने चंद्रयान 2 में होने वाली गलतियों के डाटे का मुताला किया और इसका जायजा लेकर चंद्रयान 3 मिशन में इससे छुटकारा पाया। चंद्रयान 3 का वजन 3900 kg है। इसका मिशन भी वही है जो इससे पहले वाले का था, यानी चांद पर पानी की तलाश। इस मिशन में 1500 kg वजनी लैंडर है और इसे विक्रम का नाम दिया गया है। इसका नाम भारतीय खलाई इदारे इसरो के बानी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। जब लैंडर ने चांद की सतह पर लैंडिंग की तो कुछ घंटे मिट्टी का धुआं उठने की वजह से इंतजार करना पड़ा। फिर लैंडर से रोवर को बाहर निकाला गया। इस गाड़ी को रोवर कहा जाता है, जो छोटी सी रोबोट गाड़ी होती है जो वहां पर मिशन को सरअंजाम देती है। इसमें 5 आलात नस्ब किए गए हैं। ये चांद की सतह की खुसूसियात, वहां का माहौल और सतह के नीचे क्या हो रहा है इसका मुताला करेगा, मुख्तलिफ मिशन को सरअंजाम देगा। इसके अलावा लैंडर भी एक ही जगह खड़ा रहकर डाटा को कलेक्ट करेगा। इस डाटा को जमीन पर कैसे भेजा जाएगा? जी हाँ, यहाँ पर चंद्रयान 2 काम आएगा। हम समझते थे वो मिशन मुकम्मल फेल हो गया था, लेकिन ये चंद्रयान 3 के लिए डाटा डिलीवरी का काम करेगा। चंद्रयान 3 की सबसे हैरानकुन बात इसका सस्ता होना है। इस मिशन का टोटल खर्च $74 मिलियन है। इतने पैसों में तो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म भी नहीं बनती।
इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नासा के स्पेस मिशन जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, इस पर 93 बिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे, जबकि चाइना का चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग का 13 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। इस पर मजीद बात करने से पहले चांद पर मिशन कैसे भेजा जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग और क्रैश लैंडिंग क्या होती है। सबसे पहले स्पेस रॉकेट को तैयार करके खला में भेजा जाता है, जो रॉकेट के साथ लगे पावरफुल बूस्टर इंजन की मदद से खला में इंटर किया जाता है। फिर स्पेस क्राफ्ट को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है। फिर इसको जमीन के ऑर्बिट के गिर्द घुमाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता इसको जमीन के ऑर्बिट से बाहर निकाला जाता है। फिर इसको चांद की तरफ पुश कर दिया जाता है और फिर इसको चांद के ऑर्बिट में इंटर किया जाता है और फिर इसको चांद के गिर्द घुमाया जाता है और करीब आने पर लैंडर की मदद से या तो क्रैश या तो सॉफ्ट लैंडिंग की जाती है। क्रैश लैंडिंग इम्पैक्ट मिशन होता है जब लैंडर को चांद की सतह पर क्रैश किया जाता है तो इससे उठने वाली मिट्टी और धुएं का मुताला किया जाता है, जिससे बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। चांद पर दूसरा तरीका सॉफ्ट लैंडिंग है। इस पर पूरा मिशन भेजा जाता है और इंतहाई एहतियात से चांद की सतह पर लैंड किया जाता है। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को भेजा, जो कि 40 दिन बाद चांद की सतह पर लैंड किया, जबकि चाइना, अमेरिका और रूस के मिशन 4 से 7 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और तजर्बा है। जबकि इंडिया का 40 दिन में इसको सरंजाम देना, जमीन और चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए कम से कम फ्यूल का खर्च आना था, और इंडिया ने वाकई ही में इसको इंतहाई कम खर्च में इस मिशन को कामयाब बनाया। आखिरी सवाल ये है कि आखिर दुनिया चांद पर पहुंचकर करना क्या चाहती है और इतने पैसे खर्च करने का फायदा क्या है। साइंसदानों का मानना है कि चांद डीप स्पेस का गेटवे हो सकता है। अगर चांद पर जिंदगी को मुमकिन बनाने वाले वसाइल मिल जाएं, तो इंसान खला में मजीद गहराइयों तक जा सकता है और नई दुनियाओं की दरियाफ्त कर सकता है। अगर चांद में ठोस हालत में जमी हुई बर्फ मिल जाती है तो इसको पिघलाकर पानी बनाया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर आउट स्टेशन कायम किए जाएंगे। आइंदा आने वाले चंद सालों तक चांद पर इंसानी आबादियाँ बनाई जा सकती हैं। हजारों लोग वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। इससे चांद की अलग मैशियत जन्म लेगी। लोगों को लाया और ले जाया जाएगा, इन्हें ट्रांसपोर्ट और डाटा मुहैया किया जाएगा। चांद पर मौजूद वसाइल से फ़ायदा उठाया जाएगा। PwC की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 20 सालों के दौरान चांद की मैशियत पर अमेरिका का 51% कंट्रोल, जबकि चीन, जापान, रूस और एशिया के दूसरे मुल्कों का 30% कंट्रोल, जबकि यूरोपीय यूनियन और इंडिया का हिस्सा 18% होगा। 2040 तक इंडिया 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमा सकता है। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चांद या दूसरे सैयारों पर पहुंचने की दौड़ में तेज़ी क्यों आई हुई है। हमसे 8 साल के बाद बनने वाला इदारा इसरो कहां पर है और हम कहां, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट इंडिया से बहुत ज़्यादा एडवांस थे। बहैसियत कौम फ्यूचर में हमें दुनिया में एडवांस करने और काम आने वाले हर इदारे, हर चीज़ के साथ खुलकर ज्यादती की है। हमारी हुकूमत अस्करी और सिविल अदारों के साथ साथ पूरी कौम पर सवालिया निशान है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हसी इन्फो को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।